भारतीय इतिहास ने अनेक योद्धा शासक दिए हैं, लेकिन इतिहास ने एक ऐसा शासक भी दिया है जो शुरू में एक भयंकर योद्धा साबित हुआ, लेकिन बाद में जो जीवन भर के लिए युद्ध से नाता तोड़ लेता है और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण के लिए झोंक देता है। ऐसा शासक भी भारतीय इतिहास ने ही दिया है। इस प्रकार का उदाहरण दुनिया में मिलना ही बड़ा मुश्किल है। फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आज हम ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका जीवन एक युद्ध ने पूरी तरीके से बदल दिया और वो दया, प्रेम, करुणा से भरा हुआ उसका जीवन था, जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि उसकी प्रजा का कल्याण हो। और वो युद्ध था कलिंग युद्ध, जिस युद्ध ने उसके पूरे जीवन को बदला था। देखिए, मौर्य शासकों ने एक बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जिसे बाद में कभी अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। इतना बड़ा विशाल वो साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका सहयोगी था आचार्य चाणक्य। सम्राट अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व में संघर्ष के द्वारा सत्ता प्राप्त की थी, जो 269 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से उसको प्राप्त हुई और वो शासक बना था। बताया जाता है कि अशोक ने लगभग 40 साल तक शासन किया था और अपने इस कार्यकाल में अशोक ने संपूर्ण भारत को एक अखंड इकाई के रूप में जोड़कर रखा था। अशोक ने अपने पूर्वजों से प्राप्त होने वाले साम्राज्य को न केवल अक्षुण्ण रखा, बल्कि शासक बनते ही उसने पूर्व से पश्चिम साम्राज्य विस्तार भी किया था और बताया जाता है 8 वर्षों के भीतर ही उसने एक बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। माना जाता है केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर समस्त भारत उसका था। आज संपूर्ण पाकिस्तान, कुछ अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान का संपूर्ण इलाका उसके राज्य का भाग था। ईरान तक उसकी सीमाएं लगती थी और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास किया, जिसका असर आज भी दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। अशोक ने प्रजा में नैतिक मूल्यों को जागृत करने का एक अनूठा कार्य किया। अशोक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का अद्भुत कार्य करने वाला शासक था और संपूर्ण मानव जाति को उसने अहिंसा का रास्ता दिखाया था और इसी अहिंसा के रास्ते में बाद में महात्मा गांधी भी चले थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मुकाम पर पहुंचाया था। उसी अहिंसा के मार्ग को गांधी जी कई साल पहले अशोक ने इस्तेमाल किया था। अशोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला भारत का एक प्रथम सम्राट था। अशोक ऐसा सम्राट था जिसमें साधु और सम्राट दोनों का ही एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था, वो चंद्रगुप्त जिसने एक विशाल अखंड साम्राज्य स्थापित किया और वही साम्राज्य उसने विरासत में अपने पुत्र बिंदुसार को दिया और उसी बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वो साम्राज्य दिया था। हालांकि अशोक को वो साम्राज्य मिला नहीं था, बल्कि उसने अपनी योग्यता से वो प्राप्त किया था। हालांकि अशोक बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारियों की लिस्ट में आगे नहीं था, क्योंकि बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था वो सुसीम था। दूसरी बात ये थी कि अशोक एक नाटे कद का मोटा व्यक्ति बताया जाता है, जो शक्ल से बेहद ही बदसूरत था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उसके त्वचा की बीमारी थी, इसलिए वो बदसूरत भी था। और यही वजह बताते हैं कि उसके पिता उसको पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने नफरत के कारण ही बताया जाता है अशोक को भेजा था। लेकिन अशोक ने सफलतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली और बाद में उसे उज्जैन में राजकुमार बनाया गया, या यूँ कहें वो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार अशोक उज्जैन का प्रशासक बना। कहा जाता है कि विदिशा की एक लड़की महादेवी शाक्य कुमारी से उन्हें प्रेम हो गया था।
महादेवी शाक्य कुमारी एक व्यापारी की पुत्री थी और इतिहासकार रोमिला थापर बताती है कि इसी महादेवी ने अशोक से विवाह किया था और विवाह के पश्चात इसी महादेवी से पुत्र महेंद्र और पुत्री संधिमित्रा की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए वो श्रीलंका भी गए थे। ऐसा संकेत रोमिला थापर के द्वारा मिलता है। जब अशोक मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और सम्राट बना तो बताया जाता है कि महादेवी ने विदिशा में ही रहने का फैसला किया था और वह पाटलिपुत्र अशोक के साथ नहीं गई। इसके पीछे भी कुछ कहानी बताई जाती है कि वो क्यों नहीं गई। दरअसल बताया जाता है कि महादेवी है वो बौद्ध धर्म का पालन करती थी और ये जो दौर था, इस दौर में विदिशा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए वो विदिशा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दूसरी बात ये बताई जाती है कि महादेवी एक व्यापारी की पुत्री थी और वो सामाजिक स्थिति में राज परिवार के उपयुक्त नहीं ठहरती थी, इसलिए भी कहते उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। बात 274 ईसा पूर्व की है। तक्षशिला में दोबारा विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के द्वारा सुसीम को भेजा गया, लेकिन ये विद्रोह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। इधर 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हो गए, तब उन्होंने सुसीम को वहाँ बुलाने और अशोक को वहाँ भेजने का निश्चय किया और अशोक को वहाँ जाने के लिए कह दिया। लेकिन अशोक का एक सहयोगी था बुद्धगुप्त, वो नहीं चाहता था कि अशोक वहाँ जाए, इसलिए उन्होंने अशोक की बीमारी का बहाना बनाया और उन्हें रोका और बाद में अशोक ने उनकी बात को समझा और अशोक ने अपने पिता को कहा कि मुझे अस्थायी राजा बना दिया जाए। कहते हैं कि जब अशोक ने ऐसा कहा तो बिंदुसार की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको दौरा पड़ गया था या उनकी बीमारी बढ़ गई थी। बताया जाता है ऐसी परिस्थितियों में बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही समय में सुसीम वापस आ गया। अब दोनों भाइयों के बीच इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। बताया जाता है कि यह सत्ता संघर्ष लंबा चला और इस संघर्ष के अंदर सुसीम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों के साथ संघर्ष किया और उन्हें वध किया और बाद में 269 ईसा पूर्व में वो पूरी तरीके से मगध का सम्राट बना था। हालांकि बहुत से विद्वानों के अंदर भाइयों की संख्या को लेकर विवाद चला रहा है, क्योंकि कुछ संकेत ये लगाते हैं कि बौद्ध धर्म ने इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसा संकेत दिया हो, लिखा हो, इसलिए भाई की संख्या पर विवाद है। अशोक है उसने लगभग कहते हैं 34 साल की उम्र में सत्ता पर कब्जा कर लिया था और कई साल, लगभग 4 साल का ये संघर्षों का दौर भी अशोक को देखना पड़ा था। इतिहास के अनुसार ऐसा भी पता चलता है कि जब मौर्य शासक अशोक का दौर चल रहा था तो दुनिया के अंदर 2 प्रसिद्ध घटनाएं घटी हुई थी। एक घटना है प्यूनिक युद्ध, जो रोम और कार्थेज के बीच हुआ था, जिसका समय लगभग 264 ईसा पूर्व शुरुआत का बताया जाता है और इस प्रथम प्यूनिक युद्ध में रोम की जीत हुई थी। ये सम्राट अशोक के दौरान की विश्व की प्रमुख घटना मानी गई है। इसी प्रकार दुनिया के अंदर सबसे महान दीवार माने जाने वाली चीन की दीवार, जिसकी लंबाई 8,851.5 किलोमीटर है, उसका निर्माण भी कहते हैं अशोक के कार्यकाल के दौरान हो रहा था, क्योंकि उसका निर्माण कार्य काफ़ी लंबे समय तक चला था। तो इस प्रकार ये विश्व की महान घटनाएं उसी के दौर की है। और अब देखते हैं उसके खुद के समय की महान घटना जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। दरअसल संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अशोक का साम्राज्य फैल चुका था और ऐसी स्थिति के अंदर एक क्षेत्र था कलिंग, जो अभी भी उसके क्षेत्र से बाहर था और ये बात अशोक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्यान रखें, कलिंग आज का आधुनिक उड़ीसा है और वो तात्कालिक समय के अंदर हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों से
यहाँ के शासक के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है कि कलिंग का शासक नंदराज था और इस कलिंग को प्राप्त करने के लिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने वहाँ आक्रमण किया था। और ये आक्रमण इतना विभत्स था कि किसी को पता नहीं चल रहा था कौन मर रहा है और कौन मार रहा है, क्योंकि ऐसा संकेत मिलता है कि इस युद्ध ने लगभग 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और लगभग इतने ही लोगों को युद्ध में बंदी बनाया गया था। और इससे भी अधिक यानी लगभग 1.5 लाख लोग हैं वो इस युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। इस युद्ध के बारे में संख्यात्मक जानकारी इतिहासकार सुमित गुहा के लेखों से भी मिलती है, जो कहते हैं कि इस समय की लगभग जनसंख्या यदि उड़ीसा में या कलिंग में 10 लाख भी मानी जाए तो 35% लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे, ऐसा संकेत लगाया जाता है। लेकिन इस युद्ध ने उनके साम्राज्य को विशालता की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया और बंगाल की खाड़ी तक उनका साम्राज्य फैल गया था। लेकिन ये युद्ध उनके जीवन का सबसे अविस्मरणीय दौर था, क्योंकि युद्ध बड़ा ही रक्त रंजित था और उसने संपूर्ण जीवन को बदल दिया। इस संपूर्ण जीवन को बदलने के लिए एक कहानी भी बताई जाती है कि जब कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर सम्राट अशोक एक और खड़े थे, तो एक तरफ एक बौद्ध भिक्षु है, वो दूसरी तरफ खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली, दोनों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उस बौद्ध भिक्षु ने अशोक की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने कहा, आपने एक बड़ा विशाल कार्य किया है, विशाल साम्राज्य को आपने प्राप्त किया है, बड़ी जीत आपने प्राप्त की है, आप वाकई यशस्वी और वीर हैं। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप इस अबोध बालक के अंदर जान डाल सको? बताया जाता है उस बौद्ध भिक्षु ने क्या किया, उस युद्ध भूमि के अंदर मृत पड़े एक बच्चे के शव को उठाया और उठाकर उसे अशोक के सामने कर दिया कि क्या आप में इतनी ताकत है कि आप इसमें जान डाल सके। अशोक निरुत्तर था, कुछ भी नहीं बोल पाया, वो बस उस बौद्ध भिक्षु को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वो ग्लानि से भर गया और आत्मग्लानि से उसकी आँख से आंसू टपका और उसने उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया। और उसने उसी युद्ध क्षेत्र के अंदर कहते हैं ये प्रण लिया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा और शांति की नीति का सहारा लेगा। इस प्रकार कलिंग के युद्ध ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। अब उसने बौद्ध धर्म का सहारा लिया, या यूँ कहे बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य को बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्यों की ओर मोड़ दिया, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था कि जनता का कल्याण करने का शासक बनना, या शासक का कार्य केवल जनता के कल्याण की तरफ मोड़ देना। इस प्रकार युद्ध से नाता तोड़कर वो प्रजा के कल्याण के लिए अपने जीवन को झोंक चुका था और अब वो पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, और वो संदेश था शांति और सह अस्तित्व का। उसने अपने संदेश प्राकृत भाषा में लेखन करवाने शुरू किए। जहाँ कहीं भी उसे शिलालेख प्राप्त हुए, उन शिलालेखों पर उन्होंने अपने प्राकृत भाषा में लेख अंकित करवाए और उन लेखों में उसने प्रजा में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने का काम किया था, क्योंकि उस वक्त प्राकृत भाषा इस्तेमाल इसलिए हुई कि वो जनमानस सामान्य लोगों की भाषा थी। इस प्रकार अशोक ने अपने लेखों के माध्यम से अपने कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेखों में प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि है वो अंकित करवाई, लेकिन कहीं उसके अभिलेख द्विभाषी भी मिलते हैं, कहीं उसके लेखों पर ग्रीक भाषा और अरेमाइक भाषा का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसके द्वारा धम्म की धारणा का पालन करने के लिए लोगों के अंदर प्रचार किया जा रहा था। उसका धम्म है वो सही सणुता और अहिंसा से ओतप्रोत था और उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर अधिक बल दिया, जिसका मतलब था कि सभी को साथ लेकर चलो, सभी संप्रदायों का आदर करो, सभी संप्रदाय हैं उनके अंदर सुनो और जानो,
लेकिन उसमें कोई विरोध प्रकट करने का प्रयास न करो। सभी को समान मानकर अहिंसा का पालन करके प्रजा के कल्याण के कार्य करो, लोक कल्याण के कार्य करो। अशोक धार्मिक सहिष्णुता पर भी बल देता है और सभी धर्मों के बीच एक सामंजस्य पर बल देता है। इसी प्रकार के कार्य उसने किए थे और इसी प्रकार के कार्य करते हुए, प्रजा के कल्याण के कार्य करते हुए 232 ईसा पूर्व में कहते हैं अशोक की यह लीला समाप्त हो गई थी। लेकिन जब अशोक इस दुनिया से रुखसत हुआ तब तक मौर्य साम्राज्य अपने विशालता के चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन जिस साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था और अशोक के समय वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था, लेकिन फिर वो जल्दी ही काल के गर्त में समा गया। देखिए, अशोक के बाद लगभग 50 सालों के अंदर ही इतना विशाल मौर्य साम्राज्य खंड खंड छिन्न छिन्न करके बिखर गया था, क्योंकि अशोक के बाद में उनके उत्तराधिकारी उनकी तरह शक्तिशाली नहीं निकले, वो कमज़ोर शासक थे। इसके अलावा राज्यों को परिवार वालों ने कई भागों में भी बांट लिया था और धीरे धीरे यह अखंड भारत है वह कोई टुकड़ों में बिखरता दिखाई देने लगा और धीरे धीरे इतिहास से अशोक भी गायब होने लगा था। लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के शोधों ने ये बात बताई कि अशोक जैसा सम्राट जिसने अपने संदेशों के माध्यम से अपनी प्रजा के अंदर एक जन कल्याण कार्य किया था, वो भी इस धरा का एक पुत्र था। इस प्रकार उन्होंने अशोक के संदेशों को पुनर्जीवित किया और अशोक को पुनर्जीवित किया। ये 19वीं शताब्दी की घटना मानी जाती है। इस कार्य में जो अग्रणी ब्रिटिश लेखक थे उनमें विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप का नाम अग्रणी तौर पर लिया जाता है। जेम्स विलियम वो ब्रिटिश इतिहासकार जिन्होंने 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसी एक संस्था की स्थापना की थी और इसी संस्था के द्वारा भारत के प्राचीन साहित्य के मार्ग का शोध प्रशस्त किया गया था और भारत के लोग हैं वो अपने प्राचीन साहित्य और शोध से परिचित हो पाए थे। इसी प्रकार जेम्स प्रिंसेप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों की भाषा को पढ़ने में जानकारी प्राप्त की थी या पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि अब तक लोग अशोक को भूल चुके थे, उनके अभिलेखों को भूल चुके थे और प्राकृत भाषा को भी पढ़ना भूल चुके थे। और इन सब से परिचित करवाने वाले ये अंग्रेज थे और इनकी जानकारी ने सम्राट अशोक को इतिहास के महान शासकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अशोक के द्वारा सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और उसके अंदर जो अशोक चक्र है उस अशोक चक्र को भारतीय झंडे के अंदर स्थान दिया गया। ये उसकी महत्ता को आज भी साबित करने वाला है। इसी प्रकार सारनाथ का चिन्ह है वो भारत का राजकीय चिन्ह आज भी बना हुआ है। ये भी अशोक की सार्थकता को साबित करता है। अशोक के अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता आज भी संपूर्ण विश्व को महसूस होती है। इस प्रकार आज भी अशोक अपने संदेशों के माध्यम से संपूर्ण दुनिया के अंदर जीवित है। सम्राट अशोक को ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, अशोक आदि अलग अलग नामों से संकेत किया गया है। जय हिंद, जय भारत।